सो गाइस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लास्ट वीडियो में हमने कंपनी को फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था। अब आपकी एक क्वेरी ये रहती है कि भाई ये बढ़ेगा कब। बढ़ने से पहले आपके दिमाग में ये सवाल होना चाहिए कि ये गिरा क्यों है। ठीक है, अब गिरा क्यों है आप कहोगे भाई मार्केट गिर रहा है, लेकिन मार्केट जब बढ़ रहा था, जब मार्केट आपके 6 महीने के कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट करके 85,000 तक गया, तब भी आपका ये स्टॉक नहीं बढ़ा। इस स्टॉक ने कोई रिटर्न तब भी आप लोगों को नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल्स में कहीं ना कहीं कंपनी के इश्यू हो गए। इसका मतलब ये है कि कंपनी में जो 3 इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं वहां इसमें इश्यूज है, और ये सब चीजें मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में आपकी इसी क्वेरी पर समझेंगे कि गिरावट कितनी आती है, कैसे आती है, और क्या यहां से और गिरेगा या फिर बढ़ने के चांसेस हैं अपार्ट फ्रॉम मार्केट कंडीशन जो कि काफी बेयरिश है। सब चीजें तरीके से समझेंगे। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब जरूर कर देना, सर्टिफिकेट यहां पर है। और क्लियर सर्टिफिकेट अगर आपको इससे ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ये है आपकी दो क्वेरीज। इस तरह के सवाल आपके दिमाग में जरूर होंगे। व्हेन विल इट कम 50 रुपी? इट विल गो बिलो 70 लेवल्स। वी हैव बीन सेइंग दिस फॉर लास्ट 3 मंथ्स। ये कह रहे हैं कि मैं 70 रुपए पिछले 3 महीनों से कह रहा हूं कि 70 जाएगा, और यहां पर अगर आता है तो आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। ये दो तरीके के रिटेल इन्वेस्टर्स का ये कंपनी को लेकर के मानना है कि कितनी गिरावट आएगी और क्या आपको करना चाहिए। लेकिन भैया हम अपना डिसीजन ना बिना रिसर्च करे नहीं लेते। हमें कहीं किसी ने लिख करके दे दिया भाई इतना हो जाएगा, इतने पर एंट्री करनी, नहीं भाई, ये काम मार्केट के अंदर नहीं होता। पहले समझो चीजों को कैसे चलता है। अब 26% पिछले 6 महीनों के अंदर स्टॉक डाउन हो चुका है। क्या यहां पर और गिरावट आएगी? ऑलरेडी स्टॉक ऑल टाइम लोज के करीब है, रिकॉर्ड लोज कंपनी हिट कर चुकी है। मार्केट एक्सपर्ट्स आपके पास यहां पर आते हैं, सिलेक्ट एनालिस्ट से। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? यहां पर इनका कहना है कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को ऑलरेडी स्टॉक डाउन कर चुका है, यानी कि अभी और डाउन ट्रेंड यहां से बन सकता है स्टॉक के अंदर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। ठीक है, और साथ में इनका यह भी कहना है कि 90 से 92 ये वाला लेवल आपका ब्रेक होना जरूरी है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट बेस भी है। बट अगर आपको कोई बड़ा ब्रेकआउट चाहिए तो 98 से 102 ये दो लेवल्स आपके ब्रेकआउट करने बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे। और 90 अगर सस्टेन नहीं कर पाता तो आप यहां पर और डाउनसाइड के लिए जाओगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए शायद यहां पर कि भाई 90 बोल रहे हैं, 92 भी कह रहे हैं, ये 98 और 102 ये चल क्या रहा है भाई, मैं ऐसी कंडीशन पर क्या करूं? मैं मुझे समझ में अभी भी नहीं आया। चिंता मत करो, इसको अभी डिटेल में चार्ट पेन पर रख करके समझेंगे। AR रामचंद्रन जो कि सेबी रिसर्चर है, एनालिस्ट है, आर्टिक 2 ट्रेड्स, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि 87 का इंपॉर्टेंट बेस है और 91.4 आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन है। अगर यहां से ब्रेकआउट की तरफ जाता है तो 98.6 नियर टर्म मोमेंटम देखने को मिल सकता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। अब आते हैं आपके आखिरी मार्केट एक्सपर्ट्स पर। जिगर एस पटेल जो कि सीनियर मैनेजर हैं आर्टिक टेक्निकल रिसर्च, आनंद राठी, इनका क्या कहना है? इनका मानना है कि 88 इंपॉर्टेंट बेस है, रिजेक्शन लेवल 94 का है। 94 को ब्रेकआउट करता है तो आप 96 की तरफ जाओगे। शॉर्ट टर्म रेंज जो आपकी है 88 से लेकर के 96 की है। उफ भाई, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। 5-5, 10-10 के बीच में क्या ही कर लेंगे हम लोग। तो हम तो 130 पर एंट्री करके बैठे हैं भाई, इतने से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। अब यहां पर आना, पिछला वीडियो में आपको जरूर कहूंगा देख लेना रेफरेंस के लिए, आपको बहुत चीजें वहां पर मिलेंगी। फंडामेंटली कंपनी का होल्डिंग पैटर्न आ चुका है दिसंबर 2025 का। आपके एफआईज ने खरीदारी करी है 0.91% से 0.94, ये बहुत कम है। और पहली बार है कि आपके एफआईज ने लिस्टिंग के बाद से खरीदारी करी है ज्यादा। एक बार बीच में यहां भी करी थी मात्र 0.01% की, इस बार 0.03% की खरीदारी करी है दिसंबर 2025 में। उसके अलावा एफआईज और डीआईएस लगातार सेल करते आए हैं, लगातार सेल करते आए हैं। अब जब स्टॉक अपने ऑल टाइम लोज के करीब है तो एफआईज और डीआईएस की होल्डिंग थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है। अब डीआईएस की होल्डिंग कितनी हो चुकी है? एफआईज की 0.94 और डीआईएस ने 0.54 से 0.39% होल्डिंग करी है। अब ये दिसंबर की होल्डिंग है, इसको ये मत समझ लेना कि भैया अभी खरीदा बैठ करके। सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में कितना समय है? कितना? 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर, इस टाइम पर आपके चार्ट पे क्या प्राइसेस थे?
यहां पर आओ, इस टाइम पर आपके पास चार्ट पर क्या क्या था, ये देखो 111.47 यहां एक लेवल आपका, और अगला आपका आता है 94.33, यानी कि 111 से लेकर के 94.33, इन दो रेंज के बीच में आपके एफआईएस और डीआईएस ने एंट्री करी है। इसका मतलब ये है कि एफआईएस और डीआईएस ने लोअर लेवल्स पर अपनी होल्डिंग को इंप्रूव किया है, इंक्रीज किया है। अब आप कहोगे भाई उसके बाद भी गिरावट है, उसके बाद भी गिरावट है। अब इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन सेलिंग का अगर डाटा आता भी है या और होल्डिंग ऐड इन्होंने करी होगी जनवरी में भी, तो वो आपको अगले होल्डिंग डाटा पर नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि आपको होल्डिंग पैटर्न पर तो भैया जाना ही नहीं है कि भैया इन्होंने खरीदा तो मैं भी खरीदने चल दूं। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं आपके पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक लार्ज इन्वेस्टर्स कंपनी पर एंटर हुए हैं, जो कि कंपनी को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। ये कंपनी को स्ट्रेंथ देंगे, ये कंपनी को ब्रेकआउट नहीं करेंगे। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, स्टॉक सस्टेन करने की कोशिश करता है, और उसके बाद भी स्टॉक में गिरावट आई है, उसके बाद भी स्टॉक में गिरावट आई है। बट अगर इस टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने यहां पर भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी होगी 90s के जोन पर, तो तब भी स्टॉक काफी हद तक टिका। लेकिन ब्रेकआउट्स के लिए कंपनी को फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए होते हैं आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो कि 2 फरवरी को कंपनी अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। और अगर आप इस कंपनी की हेल्थ देखोगे, फाइनेंशियल हेल्थ, तो आपको क्या नजर आता है, आपको नजर आता है कि कंपनी जब से लिस्ट हुई है, कंपनी एक एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ पर चल रही थी 25% तक, और जब तक कंपनी इस एवरेज को पकड़कर चलती रही, तब तक स्टॉक एटलीस्ट तब तक 110 से 130 के बीच में चलता रहा। लेकिन जैसे ही पिछले 2 क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अपनी 25% की एवरेज ग्रोथ को तोड़ा है, 18 और 14% पर कंपनी गिरी है, तब से स्टॉक पर भी गिरावट चालू हो चुकी है। यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ये कंपनी को स्ट्रेंथ देते हैं, बट अल्टीमेट गोल जो है वो कंपनी के ग्रोथ पर ही डिपेंड करता है। अब इस ग्रोथ के साथ पे आपको 3 इंपॉर्टेंट रेशियोज देखनी होती हैं। पहला होता है आपका पीबी, दूसरा पीई, और तीसरा ईपीएस। अगर ये ग्रोथ के साथ अलाइन नहीं कर रही है, इस ग्रोथ के नीचे, इसका मतलब ये है कि अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब बात आती है भाई गिरावट कितनी आएगी, ये समझने वाली बात है। एक बार आओ यहां चार्ट पैटर्न पर, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है स्टॉक का चार्ट पैटर्न। आपको यहां क्या नजर आ रहा है भैया, बढ़ता है थोड़ा सा फिर गिर जाता है, फिर थोड़ा सा बढ़ता है फिर गिर जाता है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज और फिर गिरावट, फिर इंक्रीज फिर से गिरावट, थोड़ा सा इंक्रीज फिर से गिरावट, थोड़ा सा इंक्रीज और फिर से गिरावट। यही पैटर्न स्टॉक का चल रहा है। अभी मार्केट एक्सपर्ट्स ने आप लोगों को क्या कहा कि भैया 88 के पास में आपका बेस है, यहां आपका बेस है 88 के पास में, और 92 के पास आपका रिजेक्शन है। 92 मिड रिजेक्शन है, और 98 आपका इंपॉर्टेंट रिजेक्शन यानी कि क्रूशियल रिजेक्शन। ये मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहां पर क्यों कहा है, इसको समझते हैं ब्लैंक स्क्रीन पर। स्टॉक कैसे गिर रहा है, कुछ इस तरीके से स्टॉक गिर रहा है, लगातार हल्के हल्की बीच बीच में रिकवरी देता है। अभी स्टॉक की कंडीशन कुछ इस तरह से है। यहां पर इस समय आपको यहां पर क्या चाहिए कि आपको बड़ा ब्रेकआउट मिले। आप अगर इस चार्ट को, इस वाली लाइन को भी अगर आप यहां पर देखोगे ना, अगर आपने चार्ट देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस लाइन को भी देखोगे तो आपको नजर आएगा कि भाई कोई भी पुराने रिजेक्शन ना ब्रेकआउट नहीं हो पा रहे। स्टॉक हर बार एक नए बेस को ढूंढने के लिए जाता है, हर बार एक नए बेस को ढूंढने के लिए जाता है। अब उस कंफ्यूजन को, जो वीडियो की शुरुआत में आपने देखे मार्केट एक्सपर्ट्स के भाई 5-10 रुपए बीच बीच की रेंज, उस कंफ्यूजन को यहां क्लियर करते हैं। आपने देखा हर बार एक नया बेस आ रहा है, कोई भी पुराना रिजेक्शन ब्रेकआउट नहीं हो रहा है नए तरीके से। इसका मतलब यह है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर है और कंटिन्यू कर रहा है उसको बार बार। ब्रेकआउट करने के लिए आपको चाहिए होता है कि स्टॉक अपने एक रिजेक्शन पॉइंट पर वापस आए, और यही मार्केट एक्सपर्ट्स के सारे सवालों के जवाब आपके सामने खुल करके आ जाते हैं कि ब्रेकआउट मिलने के लिए आपको एक पर्टिकुलर रिजेक्शन का ब्रेकआउट मिलना जरूरी है, उसको सस्टेन करना जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल, जो कि 98 है, अनलेस एंड अनटिल अगर ये ब्रेकआउट नहीं हो पाता है तो फिर आप इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हो। और ये कैसे ब्रेकआउट मिलता है, ये वही ब्रेकआउट मिलता है जो हमने लास्ट वीडियो में आपके 3 रेशियो समझे थे, यानी कि फाइनेंशियल प्लस कंपनी के
फंडामेंटल और इसको आप रेशियो में भी ऐड कर सकते हो। ये तीन चीजें डिसाइड करती हैं कि स्टॉक अपने पुराने रिजेक्शंस को ब्रेकआउट करेगा या फिर अभी भी नहीं करने वाला है। ये आपको जानना जरूरी होता है, रादर देन कि भाई किसी ने लिख दिया 50 जाएगा, ओह 50 जाएगा, चलो जी कोई बात नहीं, इसका मान लेते भाई ये सही कह रहा है। क्या पता भैया 50 आए तब भी कंपनी की ये तीन चीजें ना सुधरे और भैया 30 भी गिर जाए, तब वो 50 वाला क्या करेगा? समझे? एक कह रहा है भाई 70 चला जाएगा, लिख करके ले लो। पिछले 3 महीनों से मैं कह रहा हूं भैया आप 70 का वेट कर रहे हो, पता चले 70 नहीं आया, 98 पर ब्रेकआउट देकर के चला गया। तो ये सब चीजें आपको पता चलती हैं इन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, आपके सामने सब चीजें रखी पड़ी हैं, आपको बस उनको रीड करना है, उनको समझना है। कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता। अगर आपको लग रहा हो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई यहां से वहां चला जाएगा, तो भाई मैं आपको बता नहीं रहा। ये किसी को पता ही नहीं होता एक्चुअली। कोई फ्यूचर देख करके नहीं आया कि भाई चार्ट पर मैंने देख करके आऊं मैं 2028 के अंदर ये स्टॉक 10,000 का हो जाएगा, मैं देख करके आऊं भाई अभी एंट्री कर लेता हूं। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको चीजों को एनालाइज करना आना चाहिए कि भाई ये मुझे 98 से अगर ब्रेकआउट देगा तो वहां पर ये तीन चीजें अगर पॉजिटिव होंगी तो मुझे ब्रेकआउट मिलेगा वापस 110 या 130। अदरवाइज मुझे इससे होप नहीं रखनी है तब तक जब तक कंपनी इन तीन चीजों को ना सुधार ले। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब कर दिया करो और कंजूसी मत किया करो सब्सक्राइब करने में, जितना मन करे उतना करा करो, पैसे नहीं लगते इस चीज के। मिलता अगले वीडियो में।